28 फरवरी 2026 की रात तेहरान की खामोशी चीखों और धमाकों में बदल गई। सदियों पुराने इतिहास वाले इस देश ने एक ऐसा मोड़ देखा जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। अमेरिका और इजराइल के संयुक्त हवाई हमलों ने तेहरान के उस सुरक्षित परिसर को निशाना बनाया। इन हमलों का लक्ष्य एक शख्स था, आयतुल्ला अली खामेनेई। 1 मार्च की सुबह सरकारी टेलीविजन पर एक भारी आवाज गूंजी। 86 वर्षीय अली खामेनेई, जिन्होंने 36 साल तक ईरान की सत्ता को अपनी मुट्ठी में रखा था, अब नहीं रहे। लेकिन सुनने में अजीब लगेगा, 1948 में इजराइल के बनने के बाद ईरान दूसरा ऐसा मुस्लिम देश था जिसने उसे मान्यता दी थी एक देश के रूप में। उस वक्त ईरान में शाह का शासन था और दोनों देशों के बीच तेल का अच्छा व्यापार था। इजरायली खुफिया एजेंसियां और ईरानी खुफिया एजेंसियां साथ काम करती थीं और इजरायली इंजीनियर ईरान में प्रोजेक्ट्स बना रहे थे। तेहरान की सड़कों पर इजरायली लोग बेखौफ घूमते थे। ये वो दौर था जब ईरान और इजराइल की जोड़ी को मिडिल ईस्ट की सबसे ताकतवर धुरी माना जाता था। इजराइल, ईरान और अमेरिका तीनों के बीच उस समय एक तरह का रणनीतिक सहयोग था। ईरान अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण सहयोगी माना जाता था और मध्य पूर्व में सोवियत प्रभाव को रोकने के लिए अमेरिका उस पर भरोसा करता था। लेकिन ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि ईरान को कट्टरपंथी बनाने के पीछे अनजाने में अमेरिका का ही हाथ था। साल 1953 अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA ने एक गुप्त ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन एजैक्स। ईरान के लोकतांत्रिक प्रधानमंत्री को हटाकर अमेरिका ने वहां शाह की तानाशाही को मजबूत किया ताकि उन्हें सस्ता तेल मिलता रहे। 25 सालों तक अमेरिका और इजराइल ईरान के साथ मिलकर काम करते रहे। यहाँ तक कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम की शुरुआत भी अमेरिका ने ही करवाई थी। लेकिन फिर आया साल 1979 जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। ईरान में इस्लामिक क्रांति हुई, शाह की सरकार गिर गई और आयतुल्ला रुहुल्ला खुमैनी के नेतृत्व में एक इस्लामी देश बना। 1979 की इस्लामिक क्रांति ने इतिहास का रुख बदल दिया। शाह को देश छोड़ना पड़ा और सत्ता आयतुल्ला खुमैनी के हाथ में चला गया। रातों रात अमेरिका और इजराइल दोस्त से बड़ा शैतान और छोटा शैतान बन गया। खुमैनी ने इजराइल को एक कैंसर की गांठ बताया जिसे उखाड़ फेंकना उनका धार्मिक मकसद बन गया। दूतावास बंद कर दिए गए और दोस्ती की जगह ले ली एक ऐसी नफरत ने जिसका अंत आज भी नजर नहीं आता। तेहरान में अमेरिकी दूतावास पर हमला हुआ और 52 अमेरिकियों को 444 दिनों तक बंधक बना लिया गया। उस एक घटना ने अमेरिका और ईरान के रिश्तों में ऐसी कड़वाहट पैदा की जो आज 45 साल बाद भी खत्म नहीं हुई है। अब अमेरिका के लिए इजराइल सिर्फ एक दोस्त नहीं बल्कि मिडिल ईस्ट में उसका सबसे बड़ा अभेद्य किला बन गया था। यहीं से शुरू हुआ एक शैडो वॉर यानी छद्म युद्ध। ईरान जानता था कि वो सीधे तौर पर इजराइल से नहीं लड़ सकता, इसलिए उसने बिछाया प्रॉक्सियों का जाल। लेबनान में हिजबुल्ला, गाजा में हमास और यमन में हूती विद्रोहियों को खड़ा कर दिया। इजराइल को चारों तरफ से घेरने की इस रणनीति को ईरान ने रिंग ऑफ फायर का नाम दिया। जवाब में इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने ईरान के अंदर घुसकर वो किया जिसकी कल्पना भी मुश्किल थी। दूसरी तरफ इजराइल और अमेरिका दोनों इस नेटवर्क को एक बड़ा खतरा मानते थे। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद और अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA ने कई गुप्त ऑपरेशन चलाए। कई ईरानी परमाणु वैज्ञानिक रहस्यमय परिस्थितियों में मारे गए। ईरान के परमाणु केंद्रों में विस्फोट और तकनीकी खराबियां होने लगी। 2010 में एक साइबर हमला हुआ जिसे दुनिया के सबसे खतरनाक साइबर हथियारों में से एक माना जाता है, स्टक्सनेट। इस वायरस ने ईरान के परमाणु केंद्रों की मशीनों को अंदर से नुकसान पहुंचाया। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि ये ऑपरेशन अमेरिका और इजराइल ने मिलकर किया था। इस तरह बिना आधिकारिक युद्ध के ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच एक अदृश्य युद्ध शुरू हो चुका था। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल खतरा अभी बाकी था। इस सब के होने का सबसे खतरनाक हिस्सा था ईरान का परमाणु कार्यक्रम। 2000 के दशक में दुनिया को पता चला कि ईरान गुप्त रूप से परमाणु तकनीक पर काम कर रहा है। ईरान का दावा था कि ये सिर्फ बिजली उत्पादन और वैज्ञानिक शोध के लिए है, लेकिन इजराइल और अमेरिका को डर था कि ईरान परमाणु हथियार बना सकता है। अगर ऐसा हुआ तो मध्य पूर्व की पूरी ताकत का संतुलन बदल सकता था। इसी कारण अमेरिका ने ईरान पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए। इन प्रतिबंधों का असर इतना बड़ा था कि ईरान की अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित होने लगी। और फिर 2015 में एक बड़ा समझौता हुआ, ईरान न्यूक्लियर डील या JCPOA। इस समझौते में अमेरिका, यूरोपीय देश और ईरान शामिल थे। ईरान ने वादा किया कि वो अपने परमाणु कार्यक्रम को सीमित करेगा और बदले में उस पर लगे प्रतिबंध हटाए जाएंगे। लेकिन 2018 में आए डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने एक झटके में डील को फाड़ दिया।
और ईरान पर इतने कड़े प्रतिबंध लगाए कि उसकी अर्थव्यवस्था चरमरा गई। इसके बाद ईरान ने भी धीरे धीरे परमाणु गतिविधियां बढ़ानी शुरू कर दी और फिर इजराइल ने बार बार चेतावनी दी कि अगर ईरान परमाणु हथियार के करीब पहुंचा तो हमला हो सकता है। और फिर ट्रंप के एक आदेश पर अमेरिका ने ईरान के सबसे ताकतवर जनरल कासिम सुलेमानी को ड्रोन हमले में मार गिराया। इस एक हमले ने अमेरिका और ईरान को सीधे युद्ध के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया। ये फैसला मध्य पूर्व की राजनीति में एक बड़ा झटका था और फिर वो हुआ जिसका कल्पना पूरी दुनिया नहीं कर पा रही थी। 7 अक्टूबर 2023 ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड, इतिहास का सबसे चौंकाने वाला और दर्दनाक हमला। हमास के लड़ाकों ने इजराइल के आयरन डोम को चकमा देने के लिए हजारों रॉकेट दागे और पैराग्लाइडर्स के जरिए सरहद पार कर ली और सैटरडे के दिन हॉलिडे मना रहे लाखों लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग करने लगे, जिसमें हजारों लोगों की जान चली गई और बहुत लोग घायल हो गए। इजराइल के इतिहास में ये दिन ब्लैक सैटरडे बन गया, जिसने मोसाद जैसी एजेंसी की साख पर सवाल उठा दिए। 2024 वो साल था जब दशकों का छाया युद्ध पहली बार खुली टक्कर में बदल गया। सीरिया की राजधानी दमिश्क में ईरान के दूतावास परिसर पर एक बड़ा हमला हुआ, जिसमें कई ईरानी सैन्य अधिकारी मारे गए। ईरान ने इसके पीछे इजराइल को जिम्मेदार ठहराया। इसके बाद 13-14 अप्रैल 2024 की रात को ईरान ने इजराइल पर सैकड़ों ड्रोन और मिसाइलें दागी। लेकिन ये हमला अचानक नहीं था, इसके पीछे थी दशकों की वो साजिश जिसमें ईरान ने सीधे लड़ने के बजाय अपने खूनी प्यादों को आगे किया। हमास और हिजबुल्लाह, दो ऐसे नाम जिन्होंने इजराइल की नाक में दम कर दिया। आज हम उन गुप्त ऑपरेशंस की परतों को खोलेंगे जो रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। ये हमला सिर्फ इजराइल के लिए ही नहीं बल्कि अमेरिका के लिए भी एक बड़ा अलार्म था। अमेरिका ने तुरंत अपने युद्धपोत, एयर डिफेंस सिस्टम और फाइटर जेट सक्रिय कर दिए। अमेरिका, ब्रिटेन और कुछ अन्य सहयोगियों ने मिलकर कई मिसाइल और ड्रोन को हवा में ही मार गिराया। लेकिन इजराइल चुप बैठने वालों में से नहीं था। सितंबर 2024 में एक ऐसा ऑपरेशन हुआ जो किसी हॉलीवुड फिल्म से भी ज्यादा रहस्यमयी था। हिजबुल्लाह के लड़ाकों के हाथों में मौजूद पेजर और वॉकी टॉकी एक साथ फटने लगे। चौंकाने वाला सच ये था कि इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने सप्लाई चेन में घुसकर उन उपकरणों में माइक्रो विस्फोटक लगा दिए थे। बिना किसी मिसाइल के इजराइल ने घर बैठे हिजबुल्लाह के हजारों कमांडरों को पंगु बना दिया। लेकिन इसके बाद इजराइल ने ऑपरेशन नॉर्दर्न लाइट शुरू किया और लेबनान की सरहद पार कर ली। लेकिन असली धमाका तब हुआ जब ईरान के परमाणु ठिकाने फोर्डो में एक रहस्यमयी साइबर अटैक हुआ। मई 2025 में ईरान का पूरा पावर ग्रिड ठप हो गया। जवाब में ईरान ने वो किया जिसका डर पूरी दुनिया को था। उसने पहली बार परमाणु निवारक की धमकी दी और लाल सागर में अमेरिकी जहाजों पर सीधी मिसाइलें दाग दी। और अब ये साफ हो चुका था कि ये सिर्फ इजराइल और ईरान का युद्ध नहीं रहा, अमेरिका भी धीरे धीरे इस युद्ध के केंद्र में खिंचता जा रहा था। और फर 2026 में ये संघर्ष एक और खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया। 28 फरवरी 2026 की रात तेहरान की खामोशी चीखों और धमाकों में बदल गई। सदियों पुराने इतिहास वाले इस देश ने एक ऐसा मोड़ देखा जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। अमेरिका और इजराइल के संयुक्त हवाई हमलों ने तेहरान के उस सुरक्षित परिसर को निशाना बनाया जहां ईरान की किस्मत का फैसला होता था। इन हमलों का लक्ष्य एक शख्स था, आयतुल्लाह अली खामेनेई। 1 मार्च की सुबह ईरान की सरकारी टेलीविजन पर एक भारी आवाज गूंजी। 86 वर्षीय अली खामेनेई, जिन्होंने 36 साल तक ईरान की सत्ता को अपनी मुट्ठी में रखा था, अब नहीं रहे। हमले में न केवल खामेनेई बल्कि उनके परिवार के सदस्य, जिनमें उनकी बेटी और पोता की भी जान चली गई। पूरा देश स्तब्ध था। ईरान की सरकार ने 40 दिनों के राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया। तेहरान की सड़कों पर गम और गुस्से का मिला जुला सैलाब उमड़ पड़ा। जहां एक तरफ समर्थकों ने इसे शहादत बताया, वहीं दुनिया के दूसरे कोनों में राजनीति गर्मा गई। वॉशिंगटन में इसे न्याय की जीत बताया गया, तो वहीं भारत जैसे देशों में शोक का माहौल दिखा। कश्मीर की नेता महबूबा मुफ्ती ने दूतावास जाकर दुख जताया। दुनिया 2 हिस्सों में बंट गई। 8 मार्च 2026 को ईरान की असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ने फैसला सुनाया कि खामेनेई की विरासत उनके बेटे मोजतबा खामेनेई के हाथों में सौंप दी जाए। सर्वोच्च नेता की मृत्यु ने केवल सत्ता का खालीपन ही नहीं छोड़ा, बल्कि एक ऐसी आग सुलगा दी है जो पूरे मध्य पूर्व को अपनी चपेट में ले सकती है। ईरान के पास दुनिया का सबसे बड़ा मिसाइल जखीरा है और अब उस मिसाइल का बटन बदले की भावना से भरा हुआ है। खतरा केवल ईरान तक सीमित नहीं है। ईरान के प्रॉक्सीज, लेबनान में हिजबुल्लाह, यमन में हूथी और गाजा में हमास एक साथ सक्रिय हो सकते हैं। अगर ये सभी मोर्चे एक साथ खुले तो ये एक क्षेत्रीय युद्ध नहीं
बल्कि तीसरे विश्व युद्ध की आहट हो सकती है। इस युद्ध से भारत पर कैसा असर पड़ेगा उसको देखते हैं। तेहरान में गिरते बमों की गूंज दिल्ली के गलियारों में साफ सुनी जा सकती है। भारत के लिए ईरान सिर्फ एक पड़ोसी देश नहीं बल्कि मध्य एशिया का प्रवेश द्वार और ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। ईरान और इजराइल के बीच छिड़ा युद्ध भारत की जेब पर भारी पड़ेगा। भारत अपनी जरूरत का 80% से ज्यादा तेल आयात करता है। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होता है तो भारत में तेल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी, जिससे महंगाई का एक नया दौर शुरू हो सकता है। भारत ने अरबों डॉलर लगाकर ईरान में चाबहार पोर्ट विकसित किया है ताकि पाकिस्तान को बाईपास कर अफगानिस्तान और यूरोप तक पहुंचा जा सके। युद्ध की स्थिति में ये ड्रीम प्रोजेक्ट मलबे में तब्दील हो सकता है, जिससे भारत की कनेक्टिविटी की रणनीति को गहरा झटका लगेगा। पश्चिम एशिया में करीब 9 लाख भारतीय रहते हैं। अगर ये युद्ध क्षेत्रीय रूप लेता है तो भारत के सामने अपने नागरिकों को सुरक्षित वापस लाने की एक बहुत बड़ी चुनौती होगी, जो अब तक का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन हो सकता है। भारत के संबंध इजराइल से भी मजबूत हैं और ईरान से भी पुराने। इस युद्ध में किसी एक का पक्ष लेना भारत के लिए आग के दरिया पर चलने जैसा होगा। भारत को अपनी रणनीतिक स्वायत्तता बचाने के लिए कूटनीति की सबसे कठिन परीक्षा देनी होगी। ईरान की आग भारत के दरवाजे तक पहुंच चुकी है। अब सवाल यह है कि क्या नई दिल्ली इस वैश्विक संकट के बीच अपनी अर्थव्यवस्था और अपने हितों को सुरक्षित रख पाएगी। ये युद्ध केवल नक्शों पर खिंची लकीरों या मिसाइलों की गिनती का नहीं है। ये उन करोड़ों मासूमों के भविष्य का है जिनकी रातें अब लोरी के बजाय धमाकों की गूंज में बीत रही हैं। तेहरान की खामोश गलियां हों या इजराइल की सरहदें, इतिहास गवाह है कि जंग कभी विजेता नहीं चुनती, वो सिर्फ अवशेष छोड़ती है। आज जब हम 2026 की उस ढलती शाम की कल्पना करते हैं तो सवाल सत्ता के बदलने का नहीं बल्कि इंसानियत के बचने का है। क्या नफरत की ये विरासत हमारी अगली पीढ़ी का मुकद्दर बनेगी या फिर दुनिया उस मलबे से ऊपर उठकर शांति का कोई नया रास्ता खोज पाएगी? शायद आज की सबसे बड़ी त्रासदी यही है कि तीसरे विश्व युद्ध की आहट अब महज एक अंदेशा नहीं बल्कि एक डरावनी हकीकत की तरह हमारे दरवाजे पर खड़ी है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या आपको लगता है कि ये संघर्ष यहीं रुक जाएगा या ये दुनिया को एक और बड़े युद्ध की तरफ ले जा रहा है? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद।